हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में। स्यूडो फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको स्यूडो फोर्स अच्छे से आता है तो आप एनएलएम के अंदर तो क्वेश्चन सोल्व कर ही पाते हैं। आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, जो कि आप सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के अंदर यूज करते हैं। तो स्यूडो फोर्स समझने से पहले आप लोगों को इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जहां पे मैंने इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि स्यूडो फोर्स की जब बात करते हैं ना हम लोग, तो स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर लगता है। तो आप लोगों को यह आइडिया होना बहुत जरूरी है कि इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, इनर्शियल फ्रेम के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो वीडियो बना रखा है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, मैं बहुत ही बेसिक से आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग पीवाईक्यूज नीट में जो भी पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यूज आसानी से कर पाए, आपको उनको करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम लोग बात करते हैं कि स्यूडो फोर्स समझने से पहले इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्यूडो फोर्स की जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर ही हम लोग यूज करते हैं। और वहां पे आप लोगों को बताया गया है कि कौन सी फ्रेम इनर्शियल होती है, कौन सी फ्रेम नॉन इनर्शियल होती है। तो स्यूडो फोर्स को समझने से पहले ये समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। ओके, अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको स्यूडो फोर्स समझना बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, इस वीडियो के बाद में आपको कभी भी स्यूडो फोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो स्यूडो फोर्स को समझने से पहले हम लोग मैकेनिक्स का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि एक लिफ्ट मैंने ली है, यहां पे ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यहां पे एक रस्सी से एक ब्लॉक बंधा हुआ है एंड इस ब्लॉक का मास कितना है, m। एंड हमारे पास में यहां पे दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी। हमें इस स्ट्रिंग के अंदर यहां पे टेंशन बताना है ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में एंड ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ऑब्जर्वर ए यहां पे एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर है एंड ऑब्जर्वर बी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। तो हमारा ऑब्जर्वर बी जो है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर यहां पे है। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि इसके अंदर टेंशन निकालेंगे, पहले ऑब्जर्वर ए से फिर ऑब्जर्वर बी से। एंड हम लोग जो सिंपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने सीखे हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, उसको यहां पे यूज करेंगे और उसके हिसाब से निकालते हैं। फिर यहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि हमें क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट यूज करनी चाहिए। तो चलो हम लोग यहां पे इसको सोल्व करते हैं। तो बेसिकली इस ब्लॉक के नीचे की तरफ जो लगता है वो mg लग रहा है एंड ऊपर की तरफ जो टेंशन है उसको हमने t मान लिया। तो हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू a। सो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर a, ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में हम लोग यहां पे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, ये ब्लॉक m है। अब ध्यान से देखो, ये a जो है वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रही है एंड ये वाला जो ब्लॉक है इस लिफ्ट के अंदर बंधा हुआ है, तो ये ब्लॉक भी लिफ्ट के साथ ही ऊपर की तरफ मूव करेगा ना। तो इस a को यहां पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a दिखेगा, मतलब a के देखने पे ये ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है। तो हम लोग यहां पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू ma। एफ नेट लग रहा है t माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो यहां पे टेंशन की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है mg प्लस ma एंड t इज इक्वल टू mg प्लस a। ये a से ऑब्जर्व करने पे इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना आ रहा है, mg प्लस a। ये हमने निकाला a के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर
बी। अब देखो यहां पे आप लोगों को चीज समझने की जरूरत है कि ऑब्जर्वर बी तो लिफ्ट के अंदर रेस्ट में है ना, ऑब्जर्वर बी लिफ्ट के अंदर खड़ा है एंड ये ब्लॉक यहां पे लिफ्ट के अंदर बंधा हुआ है। तो इस ऑब्जर्वर बी को क्या दिखेगा कि ये ब्लॉक तो यहां पे रेस्ट के अंदर है ना, इस लिफ्ट के अंदर। जैसे मान लो आप लिफ्ट में खड़े हो और वहां पे कोई चीज नीचे की तरफ बंधी हुई है, कोई चीज लटकी हुई है, तो आपके रेस्पेक्ट में तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है ना। तो ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है यहां पे, ये ब्लॉक इसमें है, रेस्ट के अंदर है, इस लिफ्ट के अंदर। तो ऑब्जर्वर बी को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा? 0। मतलब इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है एंड इसका एक्सेलरेशन कितना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी? 0 एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स 0 लग रहा है। सो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी ब्लॉक इज एट रेस्ट, so F net is equal to m 0, m a एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां पे सिंपली t माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू 0, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, तो हमारा सिंपली t इज इक्वल टू m आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी से हमारे पास टेंशन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, लेकिन इस रस्सी में तो इस स्ट्रिंग के अंदर तो एक ही टेंशन की वैल्यू डेवलप हो सकती है ना। तो अब या तो जो ऑब्जर्वर ए ने मेजर किया या तो ये गलत है, या ऑब्जर्वर बी ने मेजर किया या ये गलत है। तो अब साइंटिस्ट लोगों के पास में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई कि इन दोनों में से सही कौन है। तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या पाया कि जो ए ने यहां पे रीडिंग ली है टेंशन की, ये वाली रीडिंग सही है, लेकिन जो बी ने रीडिंग ली है ये वाली रीडिंग गलत है। तो अब देखो बी जो है यहां पे, बी यहां पे एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, तो बी ने जो रीडिंग ली है ना, वो बी ने जो रीडिंग ली वो गलत आ रही है, ये एक्सपेरिमेंटली गलत आ रही है। इसका मतलब यहां पे बी ये जो ब्लॉक के मोशन को एनालाइज कर रहा है ना, यहां पे कुछ तो गड़बड़ कर रहा है बी। तो वो गड़बड़ जो कर रहा है ना, उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए ही स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस हुई है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पे बी जो है, बी यहां पे एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है जो कि इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो बी के रेस्पेक्ट में हमें यहां पे स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत है, ताकि हम लोग न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड कर पाए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में फेल हो जाता है। जैसे यहां पे आप लोगों ने देखा कि ये एफ इज इक्वल टू एम ए हमने लगाया तो ये फेल कर गया है यहां पे। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करने के लिए ही स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुई है। तो अब हमने यहां पे जो भी एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस हमने यहां पे विदाउट स्यूडो फोर्स किया है, विदाउट स्यूडो फोर्स। ये हमने यहां पे जो भी एनालिसिस किया है ये विदाउट स्यूडो फोर्स किया है। अब यहां पे हम लोग स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करने के लिए हमें स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट यूज करनी पड़ती है। अब इसको स्यूडो फोर्स के साथ सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि स्यूडो फोर्स क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है और उसको किस तरीके से यहां पे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहां पे आप लोग देख सकते हैं स्यूडो फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली स्यूडो फोर्स के पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो एम ए होता है। अब ध्यान से सुनो, ये एम क्या होता है? ये एम उस बॉडी का मास होता है जिसके मोशन को एनालाइज किया जा रहा है। एंड ये एक्सेलरेशन क्या होता है? ये उस फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बी है यहां पे। तो ऑब्जर्वर बी यहां पे कौन सी फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो बेसिकली यहां पे ये जो m है ये उस बॉडी का मास है जिसके मोशन को एनालाइज किया जा रहा है, एंड ये a यहां पे हम लोग लिफ्ट का एक्सेलरेशन लेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है। सो मास ऑफ ए बॉडी हुज मोशन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहां पे इस लिफ्ट के अंदर ये ऑब्जर्वर b जो है ये इस ब्लॉक के मोशन को एनालाइज कर रहा है, तो ये m जो है वो इस ब्लॉक का मास लेंगे एंड ये लिफ्ट ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रही है, तो ये एक्सेलरेशन हम लोग इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन यहां पे लेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर जो मैग्नीट्यूड है ये तो हमने देख लिया,
अब स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, और ये डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन, जैसे ये लिफ्ट यहां पे ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो अगर हमें इस बॉडी के ऊपर स्यूडो फोर्स लगाना तो हम लोग इसके नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लगाएंगे। तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, या फिर एक्सेलरेटेड बॉडी की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है, तो इस बॉडी के ऊपर स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। एंड यहां पे मैंने स्यूडो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा है कि एफ पी इज इक्वल टू माइनस एम ए वेक्टर, जहां पे नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो स्यूडो फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब हम लोग यहां पे इस वाली रस्सी के अंदर टेंशन निकालेंगे स्यूडो फोर्स को इंक्लूड करके ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने ये पता लगा लिया कि ऑब्जर्वर बी बिना स्यूडो फोर्स के जो भी रीडिंग दे रहा है वो गलत है। तो अब ऑब्जर्वर भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो हमें स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट लगानी पड़ेगी। अब हम लोग स्यूडो फोर्स के साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हमारा टेंशन यहां पे जो करेक्ट रीडिंग है उसके इक्वल यहां पे हमारा टेंशन, करेक्ट रीडिंग क्या है, ए ने जो भी रीडिंग यहां पे ली है वो करेक्ट रीडिंग है, उसके इक्वल हमारा टेंशन आएगा। तो हम लोग इसको फिर से यहां पे डायग्राम बनाते हैं। अब हम लोग यहां पे विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी यहां पे कैलकुलेट करेंगे, एंड विथ स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग यहां पे निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं यहां पे इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, एंड हम लोग बी के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक है एम मास का ब्लॉक, तो यहां पे लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा। ओके, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है यहां पे। तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा एफ पी, एंड इस ब्लॉक का मास कितना है, एम। अब देखो ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर बी को अभी भी ये ब्लॉक रेस्ट में दिख रहा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। ओके, F net is equal to 0. So block is at rest with respect to observer B. So net force on M is 0. So net force 0 कैसे होगा, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू स्यूडो फोर्स प्लस mg। सो T इज इक्वल टू, अब स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने बात करी है, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इस बॉडी का मास एंड लिफ्ट का एक्सेलरेशन, इस बॉडी का मास इंटू लिफ्ट का एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन, एंड उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, एम ए प्लस एम जी। सो टी इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी प्लस ए। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी टेंशन की वही वैल्यू आ रही है जो यहां पे ए ने कैलकुलेट करी थी। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्यूडो फोर्स किस तरीके से यूज करना है। जब भी ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम से मोशन को एनालाइज कर रहा है, आप लोगों को स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट यूज करनी है। अब इसके बाद में हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे, 2 एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद में हम लोग 2 या 3 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जाम में यूज करनी है। क्योंकि स्यूडो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, नीट के अंदर बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा। तो चलो अभी हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं स्यूडो फोर्स के ऊपर। तो यहां पे फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन एज सीन बाय बोथ द ऑब्जर्वर। तो हमारे पास में एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है, एंड यहां पे ये येलो कलर वाले देख रहे हैं, ये एक वेइंग मशीन है जो कि यहां पे इसका वेट मेजर करेगी, एंड इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। अगेन हमारे पास 2 ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी हमारे पास में है। ओके, तो अब दोनों ऑब्जर्वर से हमें क्या करना है, यहां पे इस जो ये वेइंग मशीन है इसके अंदर रीडिंग बतानी है कि वो रीडिंग क्या होगी। तो अब ऑब्जर्वर ए यहां पे कौन सी फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है, ऑब्जर्वर बी यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। हम दोनों ऑब्जर्वर से इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एंड दोनों से यहां पे जो वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग निकालेंगे। अब देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेइंग मशीन जो है वो नॉर्मल को रीड करती है।
नॉर्मल को रीड करती है। वेइंग मशीन कभी भी mg को रीड नहीं करती, वेइंग मशीन नॉर्मल को रीड करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स की। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि वेइंग मशीन की रीडिंग अगर हमें यहाँ पे बतानी है तो बेसिकली यहाँ पे इस वाली सरफेस पे जो नॉर्मल लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें तो नीचे की तरफ mg लग रहा है एंड यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा है n। ओके, तो अब ऑब्जर्वर ए को क्या लग रहा है कि जैसे ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है एंड ये ब्लॉक इस लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए है ऊपर की तरफ ऑब्जर्वर ए के हिसाब से। ऑब्जर्वर बी को क्या लग रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में है, क्योंकि ऑब्जर्वर बी जो है यहाँ पे लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है। तो ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में है, ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है। ये चीज समझने की जरूरत है। एंड जैसा मैंने बताया कि ऑब्जर्वर ए यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम में है, ऑब्जर्वर बी यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो स्यूडो फोर्स की जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगी वो ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में लगेगी। ऑब्जर्वर बी जो अगर इस नॉर्मल की वैल्यू निकालना चाहेगा तो वो स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट लगा के ही नॉर्मल की वैल्यू निकालेगा, अदरवाइज जो रीडिंग है वो रॉन्ग आएगी, जैसा हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने देखा है। तो यहां पे हम लोग ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी दोनों से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, तो ऑब्जर्वर ए से अगर देखा जाए तो ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है एंड ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट एन माइनस एम जी, क्योंकि इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है ए। तो यहाँ पे एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। सो नॉर्मल हमारा आ जाएगा एम जी प्लस एम ए। सो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ये हमारी आ जाएगी नॉर्मल की वैल्यू। ओके, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में यहां पे मैं विद स्यूडो फोर्स ही यहां पे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बार बता दिया कि विदाउट स्यूडो फोर्स जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो रीडिंग आती है वो रॉन्ग आती है। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी विथ स्यूडो फोर्स। ओके, अब देखो ऑब्जर्वर बी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, तो ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। तो नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल लगेगा, इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। एंड देखो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो ये फ्रेम ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो अब स्यूडो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर। तो ब्लॉक के ऊपर जो स्यूडो फोर्स यहां पे लग रहा है एफ पी वो नीचे की तरफ लगेगा एंड इस ब्लॉक का के ऊपर नेट फोर्स कितना है, जीरो, एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, क्योंकि ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ओके, अब स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एंड इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। एंड अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ नेट is equal to 0, that is n is equal to mg plus fp। so n is equal to mg fp की वैल्यू यहाँ पे ma है, so n is equal to mg plus a। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारा दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ओके, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को देखो आप लोगों के पास चॉइस है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग या तो इनर्शियल फ्रेम से सोल्व कर सकते हैं या आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से सोल्व कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठना पड़ेगा, मतलब आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा और आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठना पड़ेगा। और अगर आप एक बार नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठ गए तो आपको यहाँ पे स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ओके, आई होप आप लोगों को स्यूडो फोर्स से रिलेटेड अभी कोई भी डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से लगाना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं। फाइंड एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ द वर्टिकल एज सीन बाय बोथ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर ए है, ऑब्जर्वर बी है,
देखो एग्जाम में आप लोगों को दोनों ऑब्जर्वर से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग या तो ऑब्जर्वर ए से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या ऑब्जर्वर बी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे एक कोई कार है, मैं इसको कार नाम दे देता हूं, ये एक कार है, ये कार इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो जब ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो यहाँ पे पहले ये ब्लॉक इस तरीके से लटका हुआ था जब कार रेस्ट में थी। जैसे ही कार इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव करती है तो ये ब्लॉक इस वाली पोजीशन में आ जाता है, यहाँ पे एम मास का ब्लॉक, और ये जो स्ट्रिंग बंधी हुई है यहाँ पे ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो हमें दोनों ऑब्जर्वर से ये एंगल थीटा बताना है यहाँ पे, क्योंकि चाहे आप ऑब्जर्वर ए से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वर बी से ऑब्जर्व करो, वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहां पे दिखा लेते हैं कि इस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा है, इधर की तरफ टेंशन एक्ट कर रहा है। इस टेंशन का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। जैसे ये वाला एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट t cos थीटा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, एंड ये वाला कितना हो जाएगा, t sin कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, एंड ऑब्जर्वर ए को यहां पे क्या दिख रहा है कि ऑब्जर्वर ए को दिख रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है ये इस कार के अंदर है। तो जैसे कार अगर ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए दिखेगा, किसको, ऑब्जर्वर ए को। एंड ऑब्जर्वर बी को क्या दिखेगा कि ऑब्जर्वर बी को ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, ये ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा। ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में है जो कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ऑब्जर्वर बी के हिसाब से इसके ऊपर एफ नेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब ये ब्लॉक रेस्ट में रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्वर ए की अगर बात करें तो ये ऑब्जर्वर ए यहां पे इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, एंड ऑब्जर्वर बी यहां पे किसके अंदर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। तो अब यहां पे हम लोग विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए अगर हम लोग बनाए यहां पे, तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। देखो यहां पे इस बॉडी पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है T। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोर्सेस दिखा देते हैं। यहाँ पे mg नीचे लग रहा है एंड ये टेंशन लग रहा है T। ओके, सो ये लग रहा है mg नीचे की तरफ, mg ये है टेंशन T, एंड इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यहाँ पे mg लग रहा है नीचे की तरफ, टेंशन का एक कंपोनेंट ये होगा, टेंशन का एक कंपोनेंट ये होगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट t cos थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, t sin थीटा। एंड साथ के साथ में इस ऑब्जर्वर ए को क्या दिख रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये t cos थीटा है, ये mg को बैलेंस कर देगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t sin थीटा इस बॉडी को a एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन इस वाले डायरेक्शन में कितना है, a। सो यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो मोशन अलोंग वर्टिकल। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, t cos थीटा इज इक्वल टू mg इक्वेशन 1, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द ब्लॉक मूविंग with acceleration a along horizontal। तो हम लोग क्या लिखेंगे, t sin थीटा इज इक्वल टू ma, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा t cos थीटा बाई t sin थीटा इज इक्वल टू mg बाई ma। तो यहाँ पे t से t कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू g बाई a। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा इज इंटू g। सो a इज इक्वल टू g tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू a बाई z, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई z। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो आंसर निकल के आ गए, एक एक्सेलरेशन g tan थीटा एंड थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a बाई z यहाँ पे,
ऑब्जर्वर ए से हमारे पास में ये रिजल्ट आ रहा है, एंड सेम रिजल्ट हमारा ऑब्जर्वर बी से भी आना चाहिए, सेम रिजल्ट। अब हम लोग यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, एंड यहां पे विथ स्यूडो फोर्स। हम लोग स्यूडो फोर्स के साथ क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें पता है स्यूडो फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि बी यहां पे एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है तो इस बॉडी पे स्यूडो फोर्स लगेगा। अब देखो बी के रेस्पेक्ट में इस बॉडी पे स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा एफ पी। क्यों? क्योंकि ये कार आगे की तरफ जा रही है, तो कार का जो एक्सेलरेशन होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर। तो यहां पे अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस बॉडी पे पीछे की तरफ क्या लग रहा है? एफ पी, एंड यहां पे टेंशन लग रहा है टी। इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज टी साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका टी कॉस थीटा, एंड नीचे की तरफ लग रहा है एम जी। And by seeing from observer B, with respect to observer B, block is at rest। ये ब्लॉक रेस्ट में है। सो ब्लॉक रेस्ट में होने का क्या मतलब है? इसके ऊपर लगने वाला ये फोर्स mg को बैलेंस कर देगा एंड t sin थीटा fp को बैलेंस कर देगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? विद रेस्पेक्ट टू b एक्सेलरेशन होगा जीरो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे t sin थीटा जो है वो fp को बैलेंस कर देगा, एंड fp का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास में t sin थीटा इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा, एंड t cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? mg। तो ये मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2, एंड अगर यहाँ पे 1/2 करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1/2 करने पे tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए बाई एम जी। यहाँ पे क्या होगा? एम एम से कैंसिल हो जाएगा, टी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, एंड ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ये तो पहला आंसर आ जाएगा जो कि सेम आ रहा है हमारा, एंड यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स ए बाई जी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ए से एंड बी से दोनों से हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को देखो थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा तो यहाँ पे ये रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे 1/2 पे ये रिलेशन आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन पहले लिख दी। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? सेम। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि स्यूडो फोर्स को इंक्लूड करके हम लोग किस तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ जो सेकंड लॉ है उसको अप्लाई करवाते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको दोनों तरीके से करने की जरूरत नहीं है, या तो आप ये वाला तरीका यूज करिए या ये वाला तरीका यूज करिए। अब एग्जाम में क्या होता है कि कई बार हम लोग जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। ओके, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोगों को स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है। अब इसके बाद में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज लेंगे, नीट के पीवाईक्यूज, उनको डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर हम लोग स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग नीट के कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 2 पीवाईक्यू लिए हैं, एक नीट तो 2018 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ABC ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा as shown in the figure, the wedge is given an horizontal acceleration a towards the right। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो वेज है इसको a एक्सेलरेशन इस वाले डायरेक्शन में दिया गया है। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। ओके, तो मतलब ये है कि वेज के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले देखो यहां पे ये बोला गया है कि ये वाला जो ब्लॉक है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे इस इंक्लाइन प्लेन के अंदर इस ब्लॉक को देखता है तो ये ब्लॉक उसको रेस्ट में दिखना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है।
अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के अंदर बैठ जाता है, ओके, तो इस ऑब्जर्वर को ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे ये रेस्ट के अंदर दिखाई देता है। एंड इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। क्यों? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो वेज है और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इस वाले डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से इसको खींचा गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे इस ब्लॉक का, एंड इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम से सोल्व करेंगे। ओके, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम लोग एक ऑब्जर्वर उसके अंदर बिठा देते हैं। तो जैसे मान लो ये एक ऑब्जर्वर हमने यहाँ पे बिठा दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर। अब इस ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक के मोशन को एनालाइज करना है, एंड ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट के अंदर है। तो अब इस वाले डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है इंक्लाइन प्लेन का, तो इस पे पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा Fp, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा Ma। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, यहाँ पे इस पे नॉर्मल लगेगा ऐसे, एंड mg लगेगा यहाँ पे नीचे की तरफ। ओके, तो जब भी इंक्लाइन प्लेन पे किसी ब्लॉक के मोशन को स्टडी किया जाता है तो उस ब्लॉक के ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सबको वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हम लोग रिजोल्व कर लेते हैं। तो इससे हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, ऊपर की तरफ ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल, नीचे की तरफ mg लग रहा है, एंड पीछे की तरफ इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में Fp इज इक्वल टू ma। ओके, तो यहां पे ध्यान से देखो, इस mg का हमें दो कंपोनेंट करना है। यहाँ पे इस mg का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एक कंपोनेंट करना है। ऐसे ही ma के एक कंपोनेंट इधर करना है, एक कंपोनेंट इधर करना है, एंड नॉर्मल ऑलरेडी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा। ओके, mg sin थीटा। अगर आप लोगों को इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है तो मैंने इंक्लाइन प्लेन पे बहुत डिटेल में, स्मूथ एंड रफ इंक्लाइन प्लेन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, आप सर्च करिए इंक्लाइन प्लेन, एंड उसके बाद में मैंने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जितने भी PYQs पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। एंड इधर जो आएगा कंपोनेंट वो हो जाएगा mg cos थीटा। इसका इधर कंपोनेंट आएगा Fp का, वो हो जाएगा ma cos थीटा। क्यों cos थीटा होगा, cos थीटा बिकॉज ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। एंड ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इधर, ये आ जाएगा ma sin थीटा। ओके, तो अब देखो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में है। हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर सारे केवल फोर्स अगर दिखाएं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, इधर ये यहाँ पे ब्लॉक है, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इधर फोर्स लग रहा है इस पे mg sin थीटा, एंड इधर फोर्स लग रहा है इस पे ma cos थीटा। ये वाला फोर्स लग रहा है नॉर्मल, इधर इस पे फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, एंड एक और फोर्स लग रहा है ma sin थीटा। इस टाइप से यहाँ पे इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट में है इसके ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो ये वाला फोर्स इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर देगा, ये वाला फोर्स इन दोनों को बैलेंस कर देगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट में होने का मतलब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, ये नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ma cos थीटा यहाँ पे बैलेंस कर देगा mg sin थीटा को, एंड यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a आ जाएगा यहाँ पे g sin थीटा बाई cos थीटा, एंड a इज इक्वल टू आ जाएगा g tan थीटा। यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये AIPMT 2004 के अंदर पूछा गया है,
एंड AIPMT का मतलब होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये नीट का ही PYQ है, क्योंकि पहले नीट की जगह पे AIPMT एग्जाम होती थी। तो ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, the whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. Okay, the force exerted by the wedge on the block will be okay. तो अगेन सेम क्वेश्चन है जो ऊपर पूछा गया है, तो इससे आपको यह भी पता चलता है कि नीट के अंदर जो है वो PYQs जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को अगेन सोल्व करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, तो अब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इधर इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे यहाँ पे mg लग रहा है, इधर की तरफ mg साइन थीटा लग रहा है, इधर की तरफ mg कॉस थीटा लग रहा है। अब देखो ये इस वेज का इस वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इस ब्लॉक के ऊपर पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक स्यूडो फोर्स यहां पे लग जाएगा पीछे की तरफ। ओके, तो हम लोग सब फोर्स यहां पे दिखा लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा mg, ये हो जाएगा यहां पे नॉर्मल, ये हो जाएगा mg cos थीटा, एंड ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा। अगर आपको कंपोनेंट नहीं करना आता तो आप इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड जो लेक्चर है वो देखिए। ये एफ पी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा एम ए कोस थीटा, एंड इधर जो कंपोनेंट आएगा इसका ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा एम ए साइन थीटा। इस तरीके से हमने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे उन सबको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में हमने दिखा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनको छोड़ के हम लोग वो फोर्स दिखाएंगे यहाँ पे जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लग रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे उनको हम लोग शो करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला जो है इधर कितना आ जाएगा, mg cos थीटा ma sin थीटा, ये हो जाएगा नॉर्मल mg sin थीटा, एंड ये हो जाएगा ma cos थीटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें नॉर्मल की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन के अंदर किसकी वैल्यू बतानी है, नॉर्मल की, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स बैलेंस करें, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जब आप लोग सोल्व करते हैं ना तो आप लोग स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक के मोशन को इस इंक्लाइन प्लेन के अंदर से एनालाइज करना आसान हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं तो हमें ये ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा, एंड ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। तो यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होने का मतलब है नॉर्मल की वैल्यू इन दोनों फोर्स के इक्वल हो जाएगी। इस वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होने का मतलब है एम ए की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इक्वेशन 1। सेकेंड आ जाएगा नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस एम साइन थीटा इंटू एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसके अंदर एम जी कॉमन ले लेंगे एंड कोस थीटा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो हमें आ जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू एम जी बाई कोस थीटा या एम जी सेक थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4th डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन।